28 जुलाई के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे और यूपीएससी फॉर्मेट में उनको एनालाइज करेंगे। तो पहला आर्टिकल है व्हाट इज़ इंडियाज़ पॉलिसी ऑन यूरिया प्रोडक्शन, कि यूरिया प्रोडक्शन के लिए इंडिया क्या कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि वाई इंडियाज़ यूथ कम्पीट फियर्सली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, कि गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज क्यों चल रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्लीनर मोबिलिटी, उसके रिगार्डिंग इंडिया का क्या पाथवे होने वाला है उसके ऊपर है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एआई डेटा सेंटर का जो पावर लोड है उसका एक प्रोजेक्शन है 2031-32 के अराउंड तक, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है वो है सीबीडीटी क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग गाइडलाइंस के रिगार्डिंग, और उसमें व्हाट इट मीन्स फॉर अ टैक्स पेयर, कि इसका टैक्स पेयर पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो इंडिया की न्यू यूरिया पॉलिसी 2026 उसके रिगार्डिंग है। तो देखिए खरीफ सीज़न में एक तरीके से जो यूरी फर्टिलाइजर शॉर्टेज है उसका फियर बना हुआ है, क्योंकि अपने यहाँ क्या हुआ है कि अल नीनो की वजह से जो फर्टिलाइज़र की डिमांड है वो उसमें स्पाइक देखा गया है। क्योंकि फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ रही है तो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइज़र है उसको उसको होने का चांस है। तो ऐसे में जो सीसीईए है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो उसने अप्रूव किया है कि हम 2000 जो न्यू यूरिया पॉलिसी वो 2026 उसको पुश करेंगे, और उसमें जो अपना मेन एम होगा एक तो यूरिया सेल्फ रिलायंस के ऊपर और जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कट करने के ऊपर। ठीक है। तो देखिए अगर हम कोर इशूज़ की देखें बात करें तो सबसे ज़्यादा तो इंडिया क्या है, हैविली इंपोर्ट डिपेंडेंस कंट्री है। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल प्राइस स्विंग्स हैं या फॉरेस्ट रिस्क है उसके लिए एक्सपोज्ड है। तो उसका मतलब जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो उसका ओवरऑल इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं उन पे काफ़ी हैवी इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम यूरिया पॉलिसी की बात करें तो स्टेजेस में इवॉल्व हुई है कि 2012 में पहली बार यूरिया पॉलिसी आई थी, उसके बाद उसको 2014 में अमेंड किया गया, फिर 2015 में फिर से रिवाइज किया गया। और साथ में देखा गया है कि जो कॉस्ट ओपासिटी है, एक तो कि भाई कितनी कॉस्ट है उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेन रिटर्न्स देखे गए हैं। तो ऐसे में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा डिस्करेज हो रहा है, या फिर उतना मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से नहीं आ पा रहा है। अभी हम करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 6 नए यूनिट्स ऐड किए गए हैं। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी 269 LMT हो गया है। और जो अपने यहाँ ऑपरेशनल यूनिट्स की बात करें तो 33 ऑपरेशनल यूनिट्स वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में मेजर्स क्या हैं कि क्या किया जा सकता है। तो नई पॉलिसी में एक तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है उनको सेपरेट किया गया है। ठीक है। इससे क्या होगा, जो प्राइसिंग के रिगार्डिंग और सब्सिडी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग एक तरीके से ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी। ऐसे ही जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको एनकरेज करने के लिए एक रिटर्न ऑन इक्विटी बैंड निर्धारित किया गया है, जिसमें फ्लोर 12% है, सीलिंग 16% है। मतलब 12 से 16% तक आपको जो इंटरेस्ट है या जो रिटर्न्स हैं वो मिलेंगे। तो इससे जो रिटर्न्स होंगे वो अट्रैक्टिव हो गए। विदाउट अलाउिंग विंडफॉल प्रॉफिट, की एकदम से प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में क्या कर दिया हमने, एक तरीके से सीलिंग डिसाइड कर दी है। ऐसे ही जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है उसको रिड्यूस किया है। इसमें क्या किया है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट्स थे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किस पे, प्रिवेलिंग जो एक्सचेंज रेट है उस पे, मतलब एक तरीके से वेरिएबल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया है कि जैसे जैसे करेंसी ऊपर नीचे होगी तो उसके हिसाब से ये जो कंपोनेंट्स के रेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। और जो डीबीटी सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसको नई पॉलिसी के अंदर कंटिन्यू किया गया है। और जो सब्सिडाइज्ड यूरिया है वो अब ओनली पीओएस मशीन है या पीओएस डिवाइसेस है उनके थ्रू सेल किया जाएगा। तो यूजिंग जो आधार केवाईसी वोटर आईडी वेरिफिकेशन, तो जो एक्चुअल में जो बेनिफिट्स हैं वो सही बेनिफिशियरी के पास जाएं, तो इसको इंश्योर किया गया है। तो ऐसे में सिग्निफिकेंस क्या है कि खरीफ 2026 के लिए यूरिया डिमांड एस्टिमेट की गई है 370 LMT, जबकि अवेलेबिलिटी कितनी है 443 LMT। तो अभी भी कंफर्टेबल सप्लाई बफर है। तो मतलब इस कुछ स्ट्रेस वाला इशू नहीं है। टोटल फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात करें तो 1,27,000 करोड़ इतना बजट में अनाउंस किया गया था, जबकि ओनली जो यूरिया के जो सब्सिडी है वही 1,42,000 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं ये जो सब्सिडी स्ट्रेस है उसको दिखा रहा है।
पॉलिसी इज़ बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अप्रोच फॉलो की जा रही है ताकि एक बैलेंस मेंटेन किया जाए ऑर्गेनिक, केमिकल और जो बायोलॉजिकल इनपुट्स हैं उनमें। साथ ही हम देखें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, नैनो यूरिया को भी प्रमोट कर रही है ताकि जो फिजिकल और एनवायरमेंटल कॉस्ट है उसको भी कम किया जा सके। तो हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, जो यूरिया पॉलिसी, जो न्यू यूरिया पॉलिसी है उसमें जो इन्वेस्टर्स रिटर्न है उसको डी रिस्क किया गया है, फॉरेन एक्सपोजर को कम किया गया है, साथ ही कैपेसिटी ग्रोथ पे फोकस किया गया है। लेकिन जो एक्चुअल कैपेसिटी या एक्चुअल सक्सेस है वो कैपेसिटी एडिशन और जो बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र है उसके यूज़ पे डिपेंड करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है कि वाई इंडिया यूथ चेज गवर्नमेंट जॉब। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली जो नीट एग्ज़ाम पेपर लीक था वो मूवमेंट कहीं ना कहीं एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट और जो श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटी है उसका रिजल्ट समझ सकते हैं। तो इंडिया ने क्या है, ओवर द ईयर एजुकेशन पे काफ़ी ओवर इन्वेस्ट किया है, लेकिन जॉब मार्केट जितने ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो एक डेटा प्रेजेंट कर रखा है कि इंडिया में लगभग 30 करोड़ यूथ है। यूथ किसको बोलेंगे, जो 15 से लेकर 29 साल की एज में है। तो इनमें से 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो क्या है, लेबर फोर्स का पार्ट है, कि जो समाव कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। जबकि 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ना तो वर्किंग है, ना ही वो स्टडिंग, ना ही वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे वाला यूथ जो 12 करोड़ है, जो कुछ काम भी नहीं कर रहा है, स्टडी भी नहीं कर रहा, तो वो एक तरीके से लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ उसको देख सकते हैं। इवन जिनके पास जॉब भी है ना, तो 1 in 8 एम्प्लॉयड यूथ, उन्हीं के जो जॉब्स को हम गुड जॉब बोल सकते हैं, जिसके पास रेगुलर और सैलरीड वर्क है या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट या सोशल सिक्योरिटी वगैरह देखी जा सकती है। एक और शॉकिंग फैक्ट है कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग कितना है, 22% है। और इवन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऐसे जो लोग जो जिन्होंने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया उससे 3 टाइम्स है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ग्रेजुएट लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं कंपेयर टू जिन जो अनएजुकेटेड है। इवन जो पे गैप है वो भी काफ़ी थिन है। अगर कोई ग्रेजुएट एंट्री लेवल पे देखे तो उसकी एवरेज अर्निंग 23,000 के आसपास है। वहीं पे अगर कोई सेकेंडरी एजुकेटेड वर्कर है तो उसकी अर्निंग भी 13 से 14,000 है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद भी जो एंट्री लेवल पे अर्निंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। ठीक है। इवन जो टाइप ऑफ जॉब भी कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल वर्क डोमिनेट द यूथ एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें जो अनपेड फैमिली वर्क हो गया, 25% लोग उसमें एंगेज हैं। और जो ओवन अकाउंट वर्कर है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो हैं 21%, जो कहीं ना कहीं सिक्योर जॉब्स का जो नंबर है उससे उसको आउट नंबर कर रहे हैं। अब एक डेटा है कि 2024 में 30 लाख कैंडिडेट compete कर रहे थे, केवल जो 17,000 सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज है उनके रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो एस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटी गैप है वो बहुत हाई है। तो ऐसे में ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बेसिकली उन जो ग्रेजुएट्स को अट्रैक्ट करती है जिनको क्या चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए या रूल बाउंड मेरिट बेस्ड एंट्री प्रोसेस चाहिए। तो उनके लिए काफ़ी एक अट्रैक्टिव प्रोसेस है। तो ऐसे में जो एक इमीडिएट ग्रीवांस एड्रेस करने का तरीका है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जनरली इस पे फ़र्क कर रही है, लेकिन जो रियल फिक्स है वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ पे होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट की जाए। साथ ही इन्होंने बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जॉब क्रिएशन को आउटपेस कर चुकी है। इसका मतलब हम जॉबलेस ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो ग्रोथ है वो कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर से आ रही है, ना कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर से। इससे क्या हो रहा है कि मतलब जो नंबर ऑफ जॉब्स जनरेट हो रही हैं वो कम हो रही हैं। इवन हम देखें पब्लिक स्पेंडिंग है वो भी बिलो टारगेट है, कि एजुकेशन पे जो हमारी स्पेंडिंग है वो 2.7% ऑफ जीडीपी है। जबकि हमने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें भी 6% का टारगेट किया था। वहीं हेल्थ पे हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी कितना है, 1.9% है, जबकि टारगेट हमारा 2.5% है। तो ये दिखा रहा है कि
जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो बिलो टारगेट है, उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इवन ये जो वाइडनिंग गैप है कि एस्पिरेशंस और जो जॉब स्कारसिटी के बीच में, तो इसकी वजह से सोशल अनरेस्ट को भी ये फ्यूल कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि प्रोटेस्ट, बिल्कुल इन प्रोटेस्ट की वजह से अकाउंटेबिलिटी आई है, लेकिन अभी भी जो रियल टास्क है वो है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको रीसेप करने की ज़रूरत है। साथ में जो जॉब, हेल्थ और एजुकेशन है उसकी भी ग्रोथ को री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जॉब्स प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया ने रिसेंटली जो CAFE 3 ये नॉर्म्स लेके आए हैं, कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जो ड्राफ्ट है वो पावर मिनिस्ट्री ने 16 जुलाई को रिलीज़ किया था। तो इसके रिगार्डिंग है कि एज ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री शिफ्ट फ्रॉम इंटरनल कंबसन इंजन टू EVs, तो हम इंटरनल कंबसन इंजन से EVs पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है जो कैफ़े 3 जो नॉर्म्स आए हैं, या फिर ये बस जस्ट ईजियर कंप्लाइंस है। तो कैफ़े नॉर्म्स क्या है कि फ्लीट वाइड फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट है, किसके लिए? मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो 1975 में US में ओरिजिनेट हुए थे, और बाद में बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस है इमिशंस है उसको कट करने के लिए भी इनको एक्सपांड किया गया। इवन इसमें एक क्लोज है कार्बन न्यूट्रलिटी फैक्टर, तो ये जो एथेनॉल रेडी व्हीकल्स हैं उनको रिवॉर्ड करता है, जबकि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसके ऊपर ऑलरेडी कैप है E20 की, भाई 20% एथेनॉल मिक्स कर सकते हो, और जो एथेनॉल व्हीकल हैं वो खुद लोअर माइलेज देते हैं। तो ये एक तरीके से इसमें क्या दिख रहा है कि शॉर्ट कमिंग है कहीं ना कहीं। साथ ही जो एक सुपर क्रेडिट सिस्टम है इसमें, तो उसमें एक्स्ट्रा वेट दिया गया है EVs को और जो हाइब्रिड जो व्हीकल्स हैं उनको। तो ये दिखा रहा है कि एक्चुअल में जो हायर एमिशन जो व्हीकल हैं उनको ऑफसेट करने के लिए फ्यूअर सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कि भाई EVs को ज़्यादा वेट दे दोगे तो अगर 2 EV बनाने हैं, 2 EV आप सेल करते हो और ऐसे में 5 तुम हाई एमिशन व्हीकल सेल कर देते हो, तो उनको ऑफसेट करने का अगर वेटेज बढ़ा देंगे तो ऑफसेट करने के लिए फ्यूअर जो एक्चुअल क्लीनर व्हीकल है उसकी सेल रिक्वायर्ड होगी। ऐसे ही कुछ और रिफॉर्म्स है, जैसे क्रेडिट बैंकिंग हो गई, ट्रेडिंग हो गई। इन सब की वजह से क्या हुआ है कि कंप्लाइंस इजी हो गए, कोई ज़्यादा डीपर टेक्नोलॉजी अपग्रेड है वो रिक्वायर्ड नहीं है। साथ ही जो कंप्लाइंस विंडो है उसको भी वाइडन कर दिया गया है, पहले 3 साल था अब उसको 2 साल कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि भाई मैन्युफैक्चरर्स एक जो अगर बैड ईयर है उसको एक अच्छे बेटर 1 ईयर से उसको ऑफसेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें कुछ लेसन्स की बात करते हैं कि जो चाइना का 2018 में क्या लेके आए थे, लोग डुअल क्रेडिट सिस्टम लेके आए थे। तो वहाँ पे इन्होंने एक कंबाइन फ्यूल कंजम्पशन क्रेडिट उसको कंबाइन करा था एक सेपरेट न्यू एनर्जी व्हीकल क्रेडिट रिक्वायरमेंट से। तो इन्होंने मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करके एक बेटर एफिशिएंट सिस्टम डेवलप किया था। साथ में ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास जो इंटरनल कंबसन मॉडल तो एफिशिएंट है लेकिन ईवी नहीं है, तो उनको जो न्यू ईवी क्रेडिट्स हैं वो बाई करने पड़ेंगे किन से? जो ईवी हैवी राइवल्स हैं उनसे। तो ये एक तरीके से जो जेन्युइन इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको रिवॉर्ड करेगा रेदर देन जस्ट एफिशिएंसी, कि भाई आपको जो न्यू ईवी हैं वो आपको परचेज करने ही पड़ेंगे। तो अनलाइक CAFC क्रेडिट्स, जो न्यू एनर्जी व्हीकल क्रेडिट्स हैं उनको आप आउटसाइड जो मार्केट है उसमें फ्रीली सोल्ड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी मैन्युफैक्चरर्स को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि मतलब ये ट्रांजिशन के लिए। इवन जो इंडिया का एक्सपीरियंस है CNG का वो भी ये दिखाता है कि रेगुलेशंस जब पॉलिसी सपोर्ट के साथ अलाइंड होते हैं उस टाइम ये एक्चुअल में मार्केट को रीसेप करते हैं रेदर देन जस्ट फॉलो इट। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ऑटोमेकर्स ओवन वॉलंटरी EV टारगेट्स हैं वो कितने हैं 20 to 30% बाई 2030 की। 2030 तक उनकी टोटल फ्लीट का 20 से 30% क्या होंगे, EV व्हीकल्स होंगे। तो ये ऑलरेडी एक्सीड कर रहा है कि जो CAFE 3 नॉर्म्स आए हैं
कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स हैं उनके रिक्वायरमेंट को, ठीक है। और इंडिया में क्या है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंस है, तो ऐसे में जो फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी और जो क्लाइमेट गोल है दोनों के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवलर है जैसे एथेनॉल क्रेडिट हो गए या सुपर क्रेडिट्स हैं, ट्रेडिंग है, लॉन्गर विंडो है, ये सब क्या जो CAFE 3 जो नॉर्म्स हैं उनमें लाए गए हैं। लेकिन जो चाइना का डुअल क्रेडिट मॉडल है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो रेगुलेशन है वो मार्केट को लीड कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉलो, कि उन जो डुअल क्रेडिट रेगुलेशन है वो एक बेटर रिफॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो AI डेटा सेंटर के रिगार्डिंग है कि इनका जो पावर लोड के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि जो AI डेटा सेंटर है वो 26.3 गीगावाट लोड ऐड करेंगे बाई 2031-32, जबकि इससे पहले कुछ ही महीना पहले इन्होंने मार्च में बोला था कि ये सिर्फ 13.56 गीगावाट इतना लोड ही ऐड करेंगे। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो डेटा सेंटर के रिगार्डिंग कैलकुलेशन है वो एक्स्ट्रापोलेट की जा रही है। तो देखो डेटा सेंटर जो कैपेसिटी है अभी इंडिया में कितनी है, 375 गीगावाट थी 2020 में, अभी 2025 में बढ़ के वो लगभग 1.5 गीगावाट हो गई थी। और जो 2030 तक क्या है 12 गीगावाट बाय 2030 इतनी हो जाने की प्रोबेबिलिटी है। और इसमें CAGR है वो अराउंड 40% है, जो दिखा रहा है कि बहुत हैवी रेट से ये हर साल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और उसमें भी हम देखें तो AI डेडिकेटेड कैपेसिटी है वो लगभग 24 टाइम हो जाएगी इस पीरियड में। अभी कितना है 275 मेगावाट से बढ़ के लगभग 6500 मेगावाट यानी 6.5 गीगावाट सेम पीरियड में बढ़ जाने के चांस हैं। साथ में देखा जा रहा है कि जो डेटा सेंटर है वो कहाँ जो IT हब्स हैं उनके अराउंड मतलब क्लस्टर होने के चांस है। तो ऐसे में जो पावर डिमांड है वो भी काफ़ी वोलेटाइल होगी, और इससे जो ग्रिड बैलेंसिंग है उसके ऊपर एक एडिशनल स्ट्रेस देखा जाएगा। तो इसके रिस्पॉन्स में जो पावर मिनिस्ट्री है वो स्टेट यूटिलिटीज़ है और डेटा सेंटर डेवलपर्स हैं उनके साथ कंसल्ट कर रही है, जिससे जो पावर सप्लाई और ग्रिड बैलेंसिंग प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। साथ ही जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि जो नए डेटा सेंटर्स हैं वो जो अर्बन कंजस्टेड एरिया हैं या फिर IT हब्स हैं उनसे दूर बनाए जाएं। तो हो क्या रहा है कि एक पुश चल रहा है जिसमें को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो डेटा सेंटर हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उनके आसपास लोकेट किया जाए, ताकि जो क्लीनर पावर सप्लाई है उसको इंश्योर किया जा सके। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो लगभग कितनी है 32 लाख करोड़ है। इसका मतलब लगभग 12% ऑफ GDP है। तो और इंडिया में देखा जाए तो लगभग कितने हैं 1.03 बिलियन इंटरनेट यूज़र यानी 103 करोड़ यूज़र्स हैं, और 22 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नीड दिखा रहा है कि हमें काफ़ी ज़्यादा जो डेटा सेंटर्स हैं उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट तो है। साथ ही अगर हम देखेंगे जो डोमेस्टिक AI मार्केट है वो भी लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा 2032 तक। तो वो भी दिखा रहा है कि हमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और जो डेटा सेंटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो फोरकास्टेड है कि वो 20 गुना हो जाएगी बाई 2040। तो ये भी कहीं ना कहीं जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है उसका उस टोटल डिमांड का 7% अकाउंट करेगा, जिससे हमें इस जो डेटा सेंटर के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ है उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि जो फास्ट रेजिंग AI पावर डिमांड है वो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग को आउटपेस कर रही है। तो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए चाहिए कि प्रोएक्टिव ग्रिड प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए, ऐसे ग्रीन एनर्जी लिंकिंग पे फोकस करना चाहिए, और जो वोलेटाइल लोड प्रोफाइल्स हैं उनको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है जो CBDTs क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग गाइडलाइंस उनके रिगार्डिंग। तो CBDT क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑन डायरेक्ट टैक्सेज। इन्होंने 198 पेजेस की एक गाइडलाइंस इशू करी है, जो कि जो OECD क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके साथ अलाइंड है।
इसमें जो रिपोर्टिंग बर्डन है वो क्रिप्टो एक्सचेंज से के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, ना कि टैक्स पेयर पे। पहले जो रिपोर्टिंग बर्डन था वो किस पे था, टैक्स पेयर पे, अब क्रिप्टो एक्सचेंज पे शिफ्ट किया जा रहा है। इवन जो इंडिया के टैक्स लॉज हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो एसेट्स की जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं ओईसीडी की डेफिनेशन है वैसे सी उसको मिरर करने की कोशिश की जा रही है। तो जो ओईसीडी की डेफिनेशन है वो क्रिप्टो बेस्ड टोकन्स हैं उनको भी इंक्लूड करती है। अब इसमें इशू क्या था कि जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बाहर ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उसके बाहर उनको हेल्ड भी किया जा सकता है। तो ऐसे में उनके अनडिटेक्टेड रहने का एक रिस्क रहता है। इवन जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है सीआरएस एग्जिस्टिंग, उसमें भी ये लोग मतलब क्रिप्टो एसेट्स कई बार अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। तो ये जो रिपोर्टिंग गैप है ये एक रिस्क क्रिएट करता है जिससे जो ऑफशोर टैक्स इवेजन है वो देखा जा सकता है इन केस ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। तो जो न्यू गाइडलाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, जो रिपोर्टिंग क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको जो ऑलरेडी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको रिपोर्ट उनको डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप जो कंप्लाइंस के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करो अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत। साथ ही जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए भी एक जो गाइडलाइंस हैं कि उनको मैंडेटरली उनको ड्यू डिलिजेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन राइट्स एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग उसके लिए जाना चाहिए। साथ ही ऐसे यूज़र्स जिन्होंने 2025 से पहले ज्वाइन किया है उनको ये जो कंप्लाइंस प्रोसेस है वो 12 महीने के अंदर पूरी कर लेनी होगी। साथ ही जो एक्सचेंजेज हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं कि उनको जो केवाईसी है वो उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करवाना होगा। साथ ही जो उनकी टैक्स रेजिडेंसी है उसको वेरीफाई करवाना होगा और जो फाइनेंशियल एनुअल ट्रांजैक्शन डेटा है उसको भी फॉर्म 167 के तहत फाइल करना पड़ेगा। साथ ही जो भी कलेक्टेड डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाएगा टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ साथ इन देयर होम कंट्री, कि जो भी यूज़र की होम कंट्री होगी तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत उनके साथ जो डेटा है कलेक्टेड वो शेयर कर लिया जाएगा। तो ये भी जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में उसमें प्रावधान है। तो अब इस पूरे जो फ्रेमवर्क है गाइडलाइंस है उनकी क्या सिग्निफिकेंस है कि एक तो यहाँ कोई भी नो न्यू फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए कुछ ऐसी नई फाइलिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि फोकस है कि एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है। ऐसे ही जो टैक्स पेयर हैं उनको टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग कंसिस्टेंट होने पे फोकस है। साथ ही उनका जो टैक्स रिटर्न का डेटा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए जो क्रिप्टो एक्सचेंज रिपोर्ट करेंगे उसके साथ। तो एक तरीके से जो डेटा होगा उसके फर्दर वेरिफिकेशन में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी जो यूज़र जो डिटेल्स दे रहा है और क्रिप्टो एक्सचेंज जो डिटेल दे रहा है वो मैच करनी चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, इंडिया की जो एबिलिटी है जिसमें हम जो ऑफशोर क्रिप्टो रिलेटेड टैक्स इवेजन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं एनहेंस करेगा। तो अल्टीमेटली हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं वो जो कंप्लाइंस बर्डन है वो एक्सचेंज के ऊपर शिफ्ट कर रही हैं, लेकिन इसका जो रियल टेस्ट होगा वो इस बेसिस पे होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और टैक्स पेयर कितना कंसिस्टेंट डेटा मेंटेन करते हैं। सो आज के डिस्कशन में इतना ही। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।